फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 5 दिसंबर 2023 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज के प्रमुख समाचार को देखते हैं तो जैसे COP28 चल ही रहा है, तो एक विश्व बैंक में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कल के डेट पे। उसमें ये कहा गया है कि पूरी दुनिया में 4.5 अरब से ज़्यादा लोग जो है कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन के प्रति जो खतरे हैं या जो एक्सपोजर है या जो कह सकते हैं कुल मिला के उसके प्रति वो उसके खतरे या उसके जलवायु परिवर्तन के प्रभाव या दुष्प्रभाव के खतरे के चपेट में हैं। ये बात हमारी पहली रिपोर्ट है, पहला न्यूज़ है जिस पे हम चर्चा करेंगे। और इसमें कई सारी चीज़ें वो बताई गई है कि इसका प्रभाव जो है गरीबों पर ज़्यादा पड़ता है, हालांकि इसका प्रभाव अन्य पर भी पड़ता है। ठीक है। दूसरी रिपोर्ट है वो है, एक्चुअल में ये नवंबर की ही रिपोर्ट है, लेकिन अब चूँकि इंडियन एक्सप्रेस में आज है तो हमें आज पता चली कि फ्रांस में जो है ज़मीन के अंदर जो है हाइड्रोजन गैस का बहुत बड़ा भंडार मिला है। करीब 60 लाख मतलब 6 मिलियन यानी 60 लाख मीट्रिक टन से लेके 230 मिलियन या 23 करोड़ मीट्रिक टन तक का भंडार मिला है, जो कि अभी तक दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये हमारे लिए क्या महत्व है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो है ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं। कई बार हमने चर्चा किया है ग्रे हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, लेकिन ये वाइट हाइड्रोजन है जिसे गोल्ड हाइड्रोजन या नेचुरल हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और तीसरा न्यूज़ है कि अभी हाल ही में जो है रविवार को ही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। उनमें कई सारी रिपोर्टें हैं। आज उस रिपोर्ट से जनित एक जो है न्यूज़पेपर में था कि जो है साइबर क्राइम को लेके कई आंकड़े आए हैं। साइबर जो अपराध होता है, जो देख ही रहे हैं कि फ़ोन पे, मोबाइल पे, इंटरनेट पे, बैंकिंग सिस्टम पे, ये सारी चीज़ों को यानी साइबर क्राइम को लेकर आंकड़े आए हैं। और ये दिखा गया है कि पिछले साल की अपेक्षा उसमें 24% से ज़्यादा की वृद्धि देखी गई है। और अगर उन आंकड़ों की और जो अन्य उपलब्ध डेटा से तुलना करें तो उसमें से बहुत सारे मामले तो पुलिस केस के रूप में दर्ज ही नहीं होते, हालांकि लोग जो है उसकी शिकायत करते रहे। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके इनको समझते हैं। विश्व बैंक के अध्ययन ने 4.5 अरब लोगों को चरम मौसम से दुष्प्रभाव का खतरा माना है। देखिए, ये रिपोर्ट अभी चूँकि COP28 सम्मेलन चल ही रहा है तो उसके संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है कि जो जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है, इसमें 3 महत्वपूर्ण चीज़ों पर है कि एक है कि नेचुरल हजार्ड, दूसरा है एक्सपोजर यानी जो उसके प्रति संवेदनशील मतलब वो सुभेदता जोखिम, और तीसरा है वल्नरेबिलिटी या सुभेदता या संवेदनशीलता। तो इन तीनों का जो इंटरसेक्शन होता है उसको वो खतरा या रिस्क के रूप में अध्ययन करते हैं। और इन लोगों ने काफ़ी बड़े पैमाने पर अध्ययन किया, करीब 77 देशों में, और पाया कि 4.5 अरब से ज़्यादा लोग जो है किसी न किसी रूप से जलवायु परिवर्तन के जो कारण जो उत्पन्न चरम मौसम की घटनाएं हैं, हीट वेव, बाढ़, सूखा, इस तरह की चीज़ें, उनके प्रभाव से उनसे ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। और इसका प्रभाव एक क्रॉस, हालांकि गरीबों पर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन गरीब और जो है जो गैर गरीब हैं यानी जो गरीब नहीं हैं उन पर भी ज़्यादा पड़ रहा है। और ऐसे में विश्व बैंक कहता है कि देशों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको गरीबी उन्मूलन से काम नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस तरह के खतरे से नहीं अपनी जनसंख्या की रक्षा करने के लिए नीतियाँ नहीं बनाते हैं तो वो गरीबी उन्मूलन का प्रयास जो है कहीं नुकसान करेगा, और जो बाकी लोग हैं उनमें भी काफ़ी संख्या जो है गरीबी के रेखा के नीचे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, तो आइए हम इसको समझते हैं। परिवारों के स्तर पे चूँकि ये रिपोर्ट है विश्व बैंक की, यह हाउस होल्डेबल या परिवारों के स्तर पर भेद्यता या संवेदनशीलता का जलवायु परिवर्तन के प्रभाव यानी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हाउस होल्ड लेवल पे कैसे पड़ता है, इसको समझने के लिए ये अध्ययन किया गया। और इसमें यह पता चला कि 4.5 अरब, टोटल आबादी 8 अरब से थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी देखा जाए तो आधे से ज़्यादा आबादी जो है इसमें माना गया ऐसे लोग हैं जो बेस्ट कह सकते हो कि चरम मौसम की घटनाओं का अनुभव करने के लिए उच्च जोखिम में हैं। और विश्व बैंक की चूंकि यह रिपोर्ट है, विश्व बैंक की एक अध्ययन दल द्वारा यह किया गया है, रिपोर्ट पेपर है। विश्व बैंक कहता है कि यह अध्ययन राष्ट्रों के लिए जलवायु संबंधी झटकों से उत्पन्न बढ़ते खतरों से निपटने और अपनी आबादी की सुरक्षा के लिए उपाय लागू करने के महत्वपूर्ण रास्ते भी सुझाते हैं और उसकी आवश्यकता पर यह बल देता है।
ठीक है। यानी ये बताता है कि ये रिपोर्ट में कि कैसे परिवार के स्तर पे, यानी ये देश के स्तर पे तो था ही, हाउस होल्ड के लेवल पे जाके देखा कि कैसे हाउस होल्ड लेवल के स्तर पे जो है जलवायु परिवर्तन का खतरों का सामना लोग कर रहे हैं। और ये माना कि 4.5 अरब से ज़्यादा जो लोग हैं वो इसके प्रति जो है सुभेद्य हैं। और कहीं ना कहीं जो है विश्व बैंक कहा कि जो है राष्ट्र के साथ जो, यानी जो इस तरह के खतरे हैं, ऐसे में देशों को कहता है कि ये अध्ययन बताता है कि जो राष्ट्र हैं, जो देश हैं, वो जो अपनी इस जलवायु परिवर्तन की नीतियां बनाएं तो ये भी ध्यान रखें कि कैसे इस झटकों से जो उनके सामने, उनके जनसंख्या के सामने खतरे हैं, उसको सुरक्षा के उपाय के लिए भी वो साथ साथ प्रयास करते रहें। ठीक है, चलिए प्रमुख संदेश क्या है, यानी देखते हैं इस रिपोर्ट में ब्रीफली क्या कहा गया है। तो जैसे ही पता है कि इसमें पहले ही पता गया है कि इसमें जो है लगभग 4.5 अरब लोग बाढ़, सूखा, चक्रवात या हीट वेव जैसी चरम मौसम की घटनाओं का अनुभव करने के लिए उच्च जोखिम में हैं। और जब इसमें आंकड़े 2020 के विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार जो देखा गया, यानी ये तो लेटेस्ट रिपोर्ट है, यानी जो गरीबी वाला आंकड़ा जो 2020 का विश्व बैंक का है, तो उसमें जो है 2.3 अरब गरीब हैं। चूँकि विश्व बैंक के आंकड़े में जो है $6.85 यानी लगभग 500 या 600 रुपये प्रतिदिन, तो ठीक है, हमारे अनुसार तो गरीबी रेखा कम है, लेकिन फिर भी उसके अनुसार जो है इतने बिलियन जो गरीब लोग हैं, इतने लोग हैं, ये इससे प्रभावित हैं। और 40 करोड़ यानी 400 बिलियन बेहद गरीब हैं, यानी कि अत्यंत गरीब हैं। यानी कुल मिला के अगर इसको जोड़ा जाए तो 2.7 यानी 270 करोड़ लोग ऐसे हैं पूरे दुनिया में, यानी 2 अरब 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीब या अति गरीब हैं, जो जलवायु परिवर्तन के कारण उनके सामने जीवन यापन तक का खतरा उत्पन्न हो गया है। ये बात ये इसमें कहा गया। और क्या कहा गया है, ये बताता है रिपोर्ट कि केवल गरीबी ही ऐसा नहीं है जिसके कारण लोग असुरक्षित हैं। यानी जलवायु परिवर्तन को लेकर असुरक्षित रहने में सिर्फ गरीबी ही चालक नहीं है, कई गैर गरीब परिवार भी गंभीर प्रभावों और कल्याण हानि का अनुभव करने के प्रति संवेदनशील हैं। क्यों? देखिए, जैसे पूरे दुनिया में बताया गया कि 4.5 अरब हैं, ठीक है, और गरीब अति गरीब मिलके कितना है 2.7, यानी देखा जाए तो 1.8 अरब यानी 180 करोड़ लोग ऐसे हैं जो विश्व बैंक के अनुसार जो गरीबी रेखा के बाहर है, लेकिन उन पर भी जो है कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के संकट का सामना उन पर भी हो रहा है। और इसमें से वो वर्ग है जो कहीं ना कहीं, अगर ये विश्व बैंक कहता है अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये भी इसी गरीबी रेखा के उसमें चले जाएंगे और उनके लिए जलवायु परिवर्तन भी मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, इसमें जो अपना अध्ययन करता है वो खतरा, हजार्ड, एक्सपोजर और वल्नरेबिलिटी के आधार पे वो प्रभाव नापता है कि चरम मौसम की घटना का प्रभाव कैसे होता है। हजार्ड मतलब ये बताता है कि एक खतरा, एक चरम मौसम की घटना एक्सट्रीम वेदर कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे अभी वो बताया था कि हीट वेव, बाढ़, सूखा, इस तरह का होगा। दूसरा है कि एक्सपोजर से तात्पर्य है कि मौसम कि घटना से कौन या क्या प्रभावित हो सकता है, यानी कि उसमें कौन से लोग या क्या क्या चीज़ें उससे प्रभावित हो सकती है, इसको एक्सपोजर कहता है। और भेद्यता या वल्नरेबिलिटी है कि किस डिग्री, किस स्तर पे वो प्रभाव जलवायु परिवर्तन का पड़ेगा। इसको जो है इधर आगे देखोगे तो इस आंकड़े के तहत वो दिखाया है। देखिए, रिस्क या इम्पैक्ट, जलवायु परिवर्तन का इम्पैक्ट ये 3 हैं, गोला है, इनके इंटरसेक्शन पे पड़ता है, इसमें से किसी का भी प्रभाव हो सकता है। देखिए, हजार्ड यानी जो जलवायु जनित जो संकट हैं जैसे बाढ़, सूखा, ये इस तरह की चीज़ें हैं। एक्सपोजर यानी उसमें से क्या क्या प्रभावित हो सकता है, जैसे लोग, जीविका, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत सारी चीज़ें, उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी चीज़ें इसमें शामिल है, सांस्कृतिक भी इसमें शामिल है, ये उसके प्रभाव में। यानी ये बताता है हजार्ड, यानी कि क्या जलवायु परिवर्तन की कौन कौन सी घटनाएं हैं जो लोगों को प्रभावित करेंगी। एक्सपोजर बताता है कि जलवायु परिवर्तन के इन घटनाओं से क्या क्या प्रभावित हो सकता है। और वल्नरेबिलिटी बताता है कि इसमें कितनी सीमा तक ये प्रभाव पड़ेगा, और इन तीनों का जो करके निकाला रिस्क।
और इसके जरिए पता चला कि 4.5 अरब से ज़्यादा यानी दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग जो है किसी न किसी तरह के रिस्क का सामना कर रहे हैं, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, जैसे बताया गया, देखिए कि उस घर को चरम मौसम की घटनाओं के प्रति संवेदनशील, यानी उस परिवार को चरम मौसम की घटनाओं के प्रति संवेदनशील माना जाएगा यदि उसमें गंभीर नुकसान होने की अत्यधिक संभावना है। कब गंभीर नुकसान होगा? जब उसके पास पानी, बिजली जैसी प्राथमिक बुनियादी सुविधाएं भी न हो। यानी जिन परिवारों के पास पानी, बिजली जैसी प्राथमिक बुनियादी सुविधाएं न हो, विश्व बैंक कहता है कि वो जलवायु परिवर्तन के प्रति जो उत्पन्न खतरे हैं उनके प्रति अधिक क्या है, संवेदनशील है और नुकसान का सामना करने और उसमें उबरने में असमर्थ हैं। उबरने में असमर्थ कब होगा? जबकि उनकी जो आय है, जैसे परिवारों के पास जो जलवायु प्रभाव यानी कोई बाढ़ आया, आपदा आई, कुछ तरह की चीज आई, उस आपदा से उनकी आय प्रभावित कितनी होती है, वो सक्षम है कि नहीं, आय के साथ साथ उनके पास वैकल्पिक रोजगार है कि नहीं, ये सारी पहलू यानी कहीं ना कहीं जो सक्षम हैं, या सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध है कि नहीं, यानी अगर व्यक्तिगत रूप से आय वो नहीं है तो सामाजिक सुरक्षा। जैसे अगर कोरोना काल देख लीजिए, एक आया प्राकृतिक आपद, एक मतलब नेचुरल वो पेंडेमिक था, हालांकि ये जलवायु परिवर्तन से नहीं था, फिर भी मान लीजिए। अब उसमें देखा गया कि आप जरा कल्पना करिए कि अलग अलग परिवारों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा। जिनके पास संसाधन था उन पर उनका कम प्रभाव पड़ा, लेकिन जिनके पास संसाधन नहीं था, जो दिहाड़ी लोग थे, वो क्या कर रहे थे, वो उनको भूखों मरने की स्थिति आ गई। तब सरकार ने सोशल सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा या बहुत सारा बीमा योजना, पेमेंट और इस तरह की चीजें, यानी ये बताता है कि सिर्फ गरीबी नहीं, क्या कि उनके पास आय क्या है, अगर आय जाती है तो नया आय प्राप्त करने का उनके पास क्या विकल्प है, और क्या क्या सामाजिक सुरक्षा उनके पास सुविधाएं हैं जिसका वो लाभ उठाकर अपने इन जो संकट आता है उससे निपट सकते हैं। अगर सरकार की सोचिए सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं नहीं होती तो हजारों लाखों लोग जो है भूखमरी के शिकार हो जाते। आप जरा सोच के देखिए कि आज़ादी के बाद क्या बाढ़, सूखा और प्राकृतिक संकट नहीं आया, लेकिन दुर्भिक्ष नहीं आया। क्यों? क्योंकि सरकारों ने कहीं ना कहीं कोशिश करके अपने सोशल सिक्योरिटी की चीज़ें की। और वहीं औपनिवेशिक काल में आप देखिएगा तो वो पूरा दुर्भिक्ष का काल रहा है। क्यों? क्योंकि सोशल सिक्योरिटी चीज़ें नहीं थी और ये जो नुकसान होता है उसमें उबरने में समर्थ नहीं होते हैं। ठीक है, और इसमें यह भी देखा कि किसी एक आयाम पर असुरक्षित है तो उन्हें चरम मौसम की घटनाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील माना जा सकता है। मतलब जो देखिए हजार्ड, एक्सपोजर और वल्नरेबिलिटी। हजार्ड मतलब जो जलवायु परिवर्तन की घटनाओं से पीड़ित हैं, मतलब जो जलवायु परिवर्तन की घटनाएं हैं। एक्सपोजर मतलब किसी जो समाज या परिवार की क्या क्या चीज़ें जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो सकती हैं। और वल्नरेबिलिटी यानी कितने हद तक प्रभावित हो सकते हैं। हो सकता है साधन संपन्न लोग हो, लेकिन जैसे हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई, कई सारे लोगों के जो है संपत्तियां चली गई, तो ये भी बताता है कि इनमें से किसी वो रिसोर्स वाइज ठीक थे, वो वल्नरेबिलिटी उनकी नहीं थी, लेकिन हजार्ड में थे, प्राकृतिक आपदा में फंसे थे, तो वो भी रिस्क में हैं। इसीलिए जो 1.8 अरब लोग जो हैं, यानी 180 करोड़ लोग जो गरीबी के ऊपर हैं, वह भी इसके प्रति जोखिम में हैं। ये बात ये रिपोर्ट कहती है। तो ये रिपोर्ट निष्कर्ष क्या देती है? ये निष्कर्ष देती है कि रिपोर्ट मानती है कि निरंतर गरीबी में कमी के लिए आवश्यक है कि परिवार न केवल आय और कल्याण लाभ अर्जित करे, यानी जो आय और कल्याण लाभ अर्जित तो करे ही सरकार का ध्यान हो, बल्कि वे चरम मौसम की घटनाओं सहित झटके और असफलताओं से भी सुरक्षित हो, यानी कि उसके पास आय की सुरक्षा हो, साथ ही साथ वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था हो, और साथ ही साथ उसके पास सामाजिक सुरक्षा जाल, सेफ्टी नेट, सोशल सिक्योरिटी सेफ्टी नेट भी उपलब्ध हो, ताकि अगर इस तरह की कोई भी समस्या होती है तो निपट सकता है। अदरवाइज ये सिर्फ गरीबी से प्रयास करने से काम नहीं चलेगा। दूसरा, जलवायु परिवर्तन के कारण जो है इन घटनाओं की आवृत्ति बढ़ रही है। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनकी आवृत्ति बढ़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप परिसंपत्तियों और उसमें निवेश का नुकसान हो सकता है। ये बात भी ये बता रही है रिपोर्ट। और अंततः ये बता रही है कि लोगों के सुरक्षा के लिए चरम मौसम की घटनाओं से विश्व पर उत्पन्न होने वाले बोझ की निगरानी करना और मापना आवश्यक है, विशेष रूप से सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोगों पर। यह रिपोर्ट कहती है कि ये मौसम की घटनाओं के साथ
जो मौसम जलवायु परिवर्तन के कारण जो मौसम की आपदा है उसके कारण जो लोगों को खतरा उत्पन्न हो रहा है, जो रिस्क है, उसको नापना और उस पर नज़र रखना ज़रूरत है। साथ ही साथ सरकारों को, जैसे पहले ही बता दिया था, कि ये रिपोर्ट इस तरह से जलवायु परिवर्तन से अपने आप को निपटने के लिए सक्षम बनाने की भी ज़रूरत है। अब देखिए, रिपोर्ट कहती है कि आय की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है, बेसिक प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत ज़रूरत है, पानी, बिजली। अब आप समझिए कि क्यों भारत, कल मैंने पढ़ाया था कि क्यों भारत जो है कोयले की कटौती को नहीं तैयार कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी बहुत बड़ी आबादी जो है अगर जलवायु परिवर्तन के जो संकट है उसके प्रति सुभेद्य है। क्यों? क्योंकि उसके पास आय उतना नहीं है, या कह सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा का जाल। हालांकि सरकार ने प्रयास किया है, लेकिन सरकार को भी तो संसाधन चाहिए। ऐसे में जलवायु परिवर्तन के खतरे से वही लोग बेहतर से निपट सकते हैं जो सशक्त हैं, जो देश सशक्त हैं, जो समाज सशक्त है, जो परिवार सशक्त है। ऐसे में इसीलिए ज़्यादातर देश अपनी जो, खासतौर से विकासशील देश, अपनी विकास आवश्यकता के लिए अपनी जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं और उसके जो प्रमुख ऊर्जा संसाधन हैं उसमें कटौती को लेकर जो है अनिच्छुक दिखाई देते हैं, सशंकित दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो जलवायु आपदा आती है उसका प्रभाव सबसे कमज़ोर लोगों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। अतः वो अपनी जनसंख्या को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने के लिए उनके आर्थिक विकास पर भी बल देने के लिए प्रयासरत हैं। कटौती करने के लिए तैयार हैं स्वेच्छा से, लेकिन कोई बाध्यकारी कटौती भारत स्वीकार नहीं कर रहा है। ये बात इस रिपोर्ट से भी आती है कि कहीं ना कहीं क्यों ऐसा है, क्योंकि जो सक्षम हैं वो जलवायु परिवर्तन की समस्याओं का बेहतर से सामना कर सकते हैं, लेकिन जो सक्षम नहीं है वो नहीं कर सकते। ये देश के लिए भी है, ये समाज के लिए भी, यानी समाज के लिए भी है और परिवार के लिए भी है। और इसलिए ये रिपोर्ट बताती है कि सरकारों को सिर्फ गरीबी उन्मूलन आदि न देखना, उनको सक्षमता, जलवायु परिवर्तन के प्रति जो उनके खतरे हैं उनसे भी बचाने के लिए प्रयास करना होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। फ्रांस में भूगर्भ में व्हाइट हाइड्रोजन की खोज। देखिए ये काफ़ी सकारात्मक न्यूज़ है, क्योंकि इसमें मैं बता दूं थोड़ा सा कि फ्रांस में जो है भूगर्भ में, जब हम ज़मीन के नीचे जो है करीब 1200-1300 मीटर के नीचे जो है हाइड्रोजन के भंडार मिले हैं। ठीक है, ये सिर्फ फ्रांस में पहली बार नहीं, माली में पहली बार मिला था, और भी देशों में है, लेकिन जो फ्रांस में मिला है वो अनुमानतः अब तक दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। और मज़ेदार बात है कि जो लोग इसको खोजने गए थे वो गए थे मीथेन खोजने, कि मीथेन मिल जाए। तो वो मीथेन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हालांकि मीथेन मतलब प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जिसे हम कहते हैं सीएनजी, उसी तरह के जो कि उसकी खोज करने गए थे कि वो मिल जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो ऊर्जा की सुरक्षा हो सकती है। लेकिन जब वहाँ पे गए तो उनको मीथेन की जगह हाइड्रोजन मिल गया, नेचुरल हाइड्रोजन। और इसके या जो माली में आया था, इसके पहले ये माना जाता था कि हालांकि हाइड्रोजन दुनिया में सबसे अबंडेंट में पाया जाने वाला तत्व है, सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है, लेकिन वो हाइड्रोजन के फॉर्म में नहीं पाया जाता, वो किसी न किसी के साथ रिएक्शन करके पाया जाता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पानी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और वो है क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसी तरह से जो और भी हाइड्रोकार्बन है उसमें भी हाइड्रोजन है, बहुत सारा हाइड्रोजन है, लेकिन अपने शुद्ध रूप में जो है उसका प्राकृतिक रूप में जो है, चूंकि वो बहुत हल्की गैस है इसलिए वो और रिएक्टिव होती है, वो रिएक्शन कर ले जाती है। किसी नहीं कहते तो ऑक्सीजन से तो रिएक्शन करके वो पानी बना ही लेती है। ठीक है, लेकिन इस खोज के बाद एक चीज़ समझ में आई कि हाइड्रोजन भी प्राकृतिक अवस्था में पाया जा सकता है, नेचुरल अवस्था में पाया जा सकता है, और इसीलिए उसे जो है श्वेत हाइड्रोजन, व्हाइट हाइड्रोजन या गोल्ड हाइड्रोजन या नेचुरल हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, इसकी विशेष क्या है, इस खोज की विशेषता क्या है? क्योंकि आपको अभी बताएंगे कि जो हाइड्रोजन की अभी जो हाइड्रोजन है, देखिए हाइड्रोजन जलाने को लेके बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल है, उसमें से कोई उत्सर्जन नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन को चाहे बैटरी के रूप में, हाइड्रोजन फ्यूल सेल के रूप में इस्तेमाल करिए या कंबसन इंजन या दहन इंजन के रूप में इस्तेमाल करिए, उसमें केवल पानी और ऊर्जा ही मिलती है। ठीक है, तो इसलिए देखा जाए तो जितने भी ज्ञात ईंधन हैं उसमें से हाइड्रोजन सबसे शुद्ध माना जाता है। ठीक है, इसका जीरो जो है इमिशन है, यहाँ तक कि सौर ऊर्जा और पन बिजली या उसके और भी दुष्प्रभाव है, लेकिन हाइड्रोजन के तो वो भी दुष्प्रभाव नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है,
जब गहराई से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन चूंकि शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, तो उसको जो है कहीं ना कहीं फैक्ट्री या जो लैब के द्वारा ही तैयार किया जाता है अभी तक, चाहे कोयला के आधार पे या इस तरह की चीज़ों के कोयला या मीथेन या पानी के जरिए तैयार करने के आधार पर उन्हें अलग अलग रंग दिया जाता रहा है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। ये जो हर नीला है ये जमीन के अंदर से मिला है, इसलिए ये ज़्यादा उल्लेखनीय है। और अगर हम तुलना भी करें तो जो हमें ग्रीन हाइड्रोजन मिलता है, जो पानी या जो बिजली हरित बिजली का प्रयोग करके, वो लगभग प्रति किलोग्राम उसका खर्चा $6 आता है, और इसका खर्चा आएगा $1, यानी $80 में 1 किलो। यानी अगर ये देखा जाए तो ये बहुत ही ऊर्जा कुशल भी है, और साथ ही साथ देखा जाए तो जो वर्तमान समय में पेट्रोल डीजल है उसके 30-40% के खर्चे पर ही ये हमें उससे बेहतर ऊर्जा दे सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या मामला है जल्दी जल्दी। फ्रांस में मिला है, जमीन के नीचे खोजने गए थे मीथेन और मिल गया हाइड्रोजन। यानी ये तो बड़ी चीज़ है ना कि आप खोजने गए थे क्या कोयला, आपको वहाँ हीरा मिल जाए, या खोजने गए थे चांदी, आपको वहाँ पे सोना मिल जाए, प्लेटिनम मिल जाए। वो तरह की चीज़ है कि आप गए थे जीवाश्म ईंधन की तलाश में और आपको मिल गया सबसे बेहतर जो है शुद्ध ईंधन जो है आपको मिल गया। क्योंकि अब तक खोजे गए ये सफ़ेद हाइड्रोजन सबसे बड़े भंडारों में से एक है, जिसका अनुमान है कि 6 मिलियन से 250 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन वहाँ पे उपस्थित है, कि वहाँ से हाइड्रोजन निकाला जा सकता है। और जैसे पता है कि जहाँ जहाँ आप हाइड्रोकार्बन प्रयोग किया जाता है जीवाश्म ईंधन, वहाँ इसको बहुत बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है, कंबसन इंजन में भी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल के रूप में भी। और यह केवल पानी पैदा करता है, इससे यह सौर और पवन ऊर्जा की तुलना में भी बेहतर है। और मज़ेदार बात है कि जैसे जो ये हाइड्रोजन जहाँ मिला है, जैसे जीवाश्म ईंधन भंडार हैं, जैसे धरती के अंदर से जो पेट्रोलियम, कोयला आदि चीज़ें, गैस आदि निकलती है, वो कभी न कभी जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, वो ज़मीन के अंदर दब गए हैं और फिर वहाँ पे वो जीवाश्म ईंधन में बदल गए हैं। ऐसे में जो है वो आप उसका निकालेंगे तो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। लेकिन जो हाइड्रोजन ज़मीन से आता है, इसको तैयार होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप इसको निकालते जाएंगे, है ना, इनको निकालते जाएंगे और ये उसकी लगातार भरपाई होती रहेगी। यानी इससे जो है जो ज्ञात है उससे बेहतर आपको ये विकल्प दे सकता है, इसलिए ये चर्चा में है। श्वेत हाइड्रोजन क्या होता है? देखिए, हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का तत्व है, गैस के H2 के रूप में, गैस के रूप में होता है, और वो प्राकृतिक अवस्था में लगभग नहीं ही पाया जाता है, क्योंकि वो किसी न किसी की क्रिया के साथ, अब तो लगभग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीचे तो पाया ही जा रहा है, वो किसी न किसी के साथ अब क्रिया करके हो जाता है। सबसे बड़ा क्रिया तो जल के रूप में आप उसको देखते ही देखते हैं, ठीक है। लेकिन जो नेचर के जमीन के नीचे जो पाया जाने वाला शुद्ध फॉर्म है हाइड्रोजन का, उसे व्हाइट हाइड्रोजन, गोल्ड हाइड्रोजन या जियोलॉजिकल हाइड्रोजन भी कहा जाता है, या नेचुरल हाइड्रोजन भी कहा जाता है। ये सफ़ेद क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पहले जो हाइड्रोजन मिलता था वो कहीं ना कहीं केमिकल प्रक्रिया द्वारा या रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा मिलता है। जैसे ब्लैक हाइड्रोजन जो है वो कोयला से बनाया जाता था। ग्रे हाइड्रोजन जो है वह मीथेन से, जैसे जो मीथेन है उसके अपघटन से जो है हाइड्रोजन बनाया जाता था। और जो ब्लू हाइड्रोजन है जो ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, वह मीथेन से हाइड्रोजन तो प्राप्त करता है, बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको पकड़ के स्टोर कर लिया जाए। यानी मीथेन से अगर आप हाइड्रोजन निकाल लेंगे, बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वातावरण में चला जाएगा, तो वो ग्रे हाइड्रोजन हो गया। और मीथेन से ही अपघटन करके आपने हाइड्रोजन निकाल दिया, बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पकड़ के आपने स्टोर कर लिया, यानी वातावरण में नहीं जाने दिया, तो ये ब्लू हाइड्रोजन हो गया। और एक है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पे भारत भी ध्यान दे रहा है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन वो है जो पानी, यानी जो वाटर है, इसके इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए जो है पानी और ऑक्सीजन अलग किया जाता है, ऑक्सीजन वातावरण में चल जाता है, हाइड्रोजन को स्टोर कर लिया जाता है। और इस इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो बिजली प्रयोग किया जाता है उसको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है कि वो बिजली नवीकरण ऊर्जा के जरिए होगा, तब जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं ग्रीन हाइड्रोजन को आने वाले समय में जो है जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, और उसको लेकर भारत ने भी राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चला रखा है।
उससे अलग अगर इसे देखा जाए तो ये जो स्वेट हाइड्रोजन है ये नेचर के रूप में मिलता है, और चूंकि नेचर के रूप में मिलता है और ये इसको उस तरह से नहीं किया जाता, इसलिए इसको सफेद हाइड्रोजन कहा जाता है। और हम अगर देखा जाए तो जितने भी तरह के हाइड्रोजन हैं, ये तो बता ही दिए हैं कि कैसे विशेष क्यों है, जितने भी तरह से जो हाइड्रोजन हैं उसमें से ये बेहतर क्यों है, क्योंकि एक तो ये नेचर से निकलता है, दूसरे ना ये बहुत सस्ता होता है। अगर देखा जाए तो जो सफेद हाइड्रोजन है इसकी अनुमानित लागत $1 प्रति किलोग्राम होती है, जबकि जो हरित हाइड्रोजन है यानी जो पानी के द्वारा और जो बिजली नवीकरण ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा जो निकाला जाता है उसकी लागत लगभग $6 प्रति किलोग्राम आती है। यानी ऐसे में यह एक बेहतर विकल्प का स्रोत हो सकता है, इसलिए यह उपलब्धि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैश्विक उपयोग देखा जाए तो देखिए अभी माली में तो खोज किया ही गया था, जो सबसे पहले वहाँ निकला जहाँ 98% ये निकाला जाता है, छोटा सा देश है माली। वो भी कोई दूसरा चीज़ खोदने गए थे, वहाँ निकल गया, ठीक है। और बाकी जो है ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है वो भी ढूंढ रही है, अमेरिका की एक स्टार्टअप है वो भी अमेरिका में भी ढूंढ रही है, उसमें जो मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है एनर्जी ब्रेक थ्रू उनकी वो कंपनी है, उसके तहत भी उनको इस तरह की चीज़ें दी रही हैं। यानी दुनिया के देश व्हाइट हाइड्रोजन के लिए, जब पता चल गया है कि ज़मीन के अंदर हाइड्रोजन है तो उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। और देखा जा रहा है कि रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि कई सारे देशों में इसके भंडार होने की संभावना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये नवीकरण ऊर्जा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं ये एक खोज है। खोजने गए थे मीथेन, मिल गया जो है आप कह सकते हो कि इस समय सबसे बेहतर जो है जीवाश्म ईंधन का विकल्प मिल गया हमको, ठीक है। तो कई बार हो जाती है इससे इस तरह की चीज़ें। आइए देखते हैं अगला जो न्यूज़ है वह बता रहा है कि NCRB है, एक राष्ट्रीय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो राष्ट्र के स्तर पे जो जितने अपराध होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग करता है, उनके बारे में वो रिपोर्ट उसका रिपोजिटरी है, और इसके जरिए इसे हर साल एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसके जरिए विभिन्न तरह के अपराधों पर इसको आपको आंकड़े पता चलते हैं। तो इसमें जो है रविवार को आया था, कई तरह के आंकड़े हैं जिसमें ये भी बताया गया है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा रेप होते हैं। हम उन छोटी छोटी मतलब माइक्रो लेवल की न्यूज़ पे नहीं जाते हैं, वो न्यूज़पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, या आप ऐसे ओसे लिखने लगें तो वो एक आक लाइन का है। ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं साइबर अपराध को लेके जो है जो कुछ तथ्य इसमें आए हैं उसमें किया गया है। जैसे इसमें बताया गया है कि साइबर अपराध के मामले जो है पिछले साल की अपेक्षा बढ़े हैं, और कितना बढ़े हैं 24%, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो साइबर अपराध है ये अपेक्षाकृत जो अमीर राज्य मानते हैं ना, सक्षम राज्य, समृद्ध राज्य जैसे तेलंगाना, कर्नाटक, इस तरह के जो राज्य जो हैं वहाँ पे ज़्यादा देखे जा रहे हैं, महाराष्ट्र, वहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा देखी जा रही है। और हिमाचल प्रदेश और मैंने सबसे कम साइबर अपराध के मामले दिखाई दिए, और बिहार में, ठीक है। तो खुश मत होइए कि यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो है लोग अपराध नहीं करते हैं, उसके पीछे और भी कई कारण है, आइए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस रिपोर्ट में 3 नवंबर को ये रिपोर्ट आई थी, रविवार के दिन। इसमें ये बात सामने आया कि पिछले वर्ष दर्ज साइबर अपराध के मामलों की संख्या की तुलना में 24.4% की जो है वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि इसमें और एक महत्वपूर्ण है कि इसमें आधे से अधिक मामले जो है अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध राज्य यानी कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में हैं। अगर प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर देखेंगे ना तो सबसे ज़्यादा मामले तेलंगाना में जो है रजिस्टर्ड हुए हैं साइबर अपराध को लेके, ठीक है। इसमें और क्या क्या बातें अब उसमें डिटेल में ये बताया गया है कि क्या बताया गया है कि जैसे भारत में साइबर अपराध के कुल 65,983 मामले दर्ज किए गए हैं, और 2021 में किए गए थे 52,744, यानी इसमें टोटल 24.4% की वृद्धि की गई है। और ये संख्याएं किसके बारे में, ये किस तरह के साइबर अपराध है जो भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किए जाते हैं। यानी साइबर अपराध क्या है इसको इसमें बताया गया है कि जैसे साइबर अपराध 2 तरह से है, लेकिन इसमें वो बताया गया है जिसमें साइबर माध्यमों से अपराध किया जाता है, ठीक है। साइबर माध्यमों से जो अपराध किया जाता है उसमें ये उसके तहत जो है पीड़ितों को निशाना बनाने के लिए कंप्यूटर या इंटरनेट का उपयोग शामिल है। इसमें भारतीय दंड संहिता IPC की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं। साथ ही साथ IT एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, जो इसके लिए कहीं ना कहीं साइबर अपराध के लिए या साइबर तरह के क्राइम के लिए, साइबर टेररिज्म है और इस तरह के लिए प्रमुख है,
उसके तहत भी विभिन्न तरह के अपराध पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें धोखाधड़ी है ना, फ्रॉड, रैंसमवेयर यानी जो आप कह सकते हैं किसी के कंप्यूटर पे और उस तरह के करके जो है वहाँ से वसूली करते हैं, और प्रतिरूपण यानी कॉपीइंग आदि बनाने के मामले जो है इसमें आए हैं। और अगर रिपोर्ट में कहा गया है कि 2001 में प्रति लाख लोगों पर 3.9 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए जाते थे, यानी 1 लाख जनसंख्या पे 3.9, वो बढ़ के जो है 2022 में 4.8 हो गई है, यानी औसत भारत में हर 1 लाख जनसंख्या पे 4.8 साइबर अपराध होता है। लेकिन तेलंगाना में अगर देखें ये मामला, तो तेलंगाना में साइबर अपराध दर सबसे अधिक है, यानी 1 लाख पे 40.4, यानी भारत का जो औसत है उसका लगभग 10 गुना या 9.5 गुना जो है तेलंगाना में दर्ज किया जाता है। उसके बाद कर्नाटक में है 18.6 प्रति 1 लाख पे, उसके बाद महाराष्ट्र में है 6.6, और सबसे कम जो अपराध दर्ज किया जाता है अगर उत्तर पूर्व के राज्यों को मान लो छोड़ दिया जाए तो हिमाचल है, और उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर बिहार, यानी ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें सबसे कम साइबर अपराध दर्ज किया गया है। और ज़्यादा कौन है? तेलंगाना है, कर्नाटक है, मतलब प्रति लाख जनसंख्या वाइज। वैसे अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से जो है ये संख्या कर्नाटक में ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जनसंख्या वाइज देखेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे क्या, ये कैसे ऐसा हो जा रहा है कि अगर जो बढ़िया राज्य है, जो विकसित राज्य हैं, ज़्यादातर कह सकते हो कि आप पढ़े लिखे राज्य हैं, वहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और जो थोड़ा सा ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले राज्य हैं वहाँ पे जो है साइबर अपराध के मामले कम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर देखें तो उसके पीछे जो वृद्धि के कारण है, एक जो दूरसंचार मंत्रालय ने अपनी आंकड़े दी थी, उससे साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि जैसे जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन यानी इंटरनेट का प्रसार या मोबाइल का प्रसार देश जहाँ जहाँ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे साइबर अपराध के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात है, यहाँ से तो नहीं लेकिन आगे अगर आप देखेंगे कि साइबर अपराध से जुड़े अन्य निष्कर्ष इसमें दिख रहा है कि जैसे एक पोर्टल है भारत में, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, इसमें लोग जो है अपने सामान्य स्तर की, जैसे बैंक खातों में से कुछ हुआ चोरी, यानी जिसमें FIR नहीं कराते हैं, उसकी सूचना देते हैं। तो इसमें जो है जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2022 तक इस पे 16 लाख जो है मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन इसमें से केवल 32,000 ही मामलों में ना पुलिस रिपोर्ट दर्ज हुई, यानी FIR दर्ज हुई। बाकी मामले ऐसे ही, जैसे सिम चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, या इस तरह से धोखाधड़ी हो गई, तो लोग नहीं अपना कंप्लेन कर देते हैं। उससे पता चलता है कि जो है जनवरी से लेकर दिसंबर यानी लगभग 2 सालों में 16 लाख मामले आए, लेकिन उसमें पुलिस मामले दर्ज हुए 32, यानी कहीं ना कहीं मामले जो होते हैं उनमें दर्ज करने की संख्या जो है कम दिखाई देती है। और जो जैसे जैसे जनसंख्या में जो है इंटरनेट और इस तरह की चीज़ों का प्रसार होता रहेगा, साइबर अपराध के मामले भी दर्ज किए जाते रहेंगे। और क्या निष्कर्ष है इसमें? यह दिखा गया है कि जिन राज्यों में एक्चुअल में साइबर अपराधी अपना अड्डा जाने, जिन राज्यों में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां साइबर अपराध जहां से किए जाते हैं, उन राज्यों में देखा जाए तो साइबर अपराध के मामले कम दर्ज हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे जो फेमस है वह है झारखंड का जामताड़ा इलाका। ठीक है, और वहां देखिए 2022 में केवल 967 मामले वहां पे दर्ज किए गए हैं। उसी तरह से फिर इसके बाद आ जाता हरियाणा का नुहू, वहां पे देखा जाए तो 681 मामले दर्ज किए गए हैं। और राजस्थान का जो है अलवर और मेवात क्षेत्र जो है, भरतपुर और अलवर का जो मेवात क्षेत्र है, वो भी एक तरह से इसी तरह के मामले। और उत्तर प्रदेश का एक तरह से कह सकते हो मथुरा, यानी भरतपुर, अलवर, मथुरा और नू, ये क्षेत्र, और झारखंड का जामताड़ा क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं साइबर अपराध के प्रमुख केंद्र हैं। लेकिन इन जगहों पे रजिस्ट्रेशन पुलिस FIR का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो पीड़ित हैं वो बाहर के हैं और वह अपने गृह राज्य में ही FIR दर्ज कराते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपके साइबर अपराध को लेकर चीज़ें पता चली है। चलिए इसको पढ़िएगा, बाकी मिलते हैं कल। नमस्कार।